आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, इसको हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने जो था इसमें भारत के संविधान का जो एक संवैधानिक इतिहास था, ठीक है, संवैधानिक इतिहास के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्ट देखे थे। इसमें से 1600 ईस्वी का राजलेख था, 1726 का था आपका, ऐसे ही 1773 का, ऐसे ही आपका 1781 आपका, फिर इसमें 1784 था, 1786, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर भारत का एक संवैधानिक इतिहास देखा था कि कौन कौन से अधिनियम जो थे भारतीय संविधान का आगे चलकर आधार बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था किस प्रकार से यहाँ पर संविधान सभा की मांग की जाती है, ठीक है, संविधान सभा की मांग। उसके बाद इसमें हम लोग देखा था संविधान सभा का गठन, ठीक है, किस प्रकार यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया जाता है, हम लोगों ने उसको देखा था। तो आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। जो भारतीय राज्य व्यवस्था है इसकी क्या विशेषताएं हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे आज, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग आज। इसी पर हमारा ये पूरा टॉपिक रहेगा आज कि क्या भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है यहाँ पर। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है, इस पर हमने आज चर्चा करनी है। कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, कि भारत का संविधान नम्य है अनम्य है, क्या इसका झुकाव संघ की ओर है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे, चर्चा करेंगे इस चीज़ पर। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि अब अगर हम बात करें तो भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है आपका भारत का, ठीक है। क्या है? अगर हम यहां पर भारतीय संविधान की बात करें, ठीक है, भारतीय संविधान की बात करें तो क्या है? भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसकी पहली विशेषता क्या है? सबसे लंबा है, ठीक है, और लिखित संविधान है भारत का, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब इसमें हम बात करें लिखित, अब संविधान को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है, लिखित और अलिखित संविधान, लिखित और अलिखित संविधान के रूप में इसको बांटा जाता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने देखा था। तो जब हमने इसका भारतीय राज्य व्यवस्था का पहली वीडियो हम लोग लेके आए थे तो वहीं पर ही बताया था कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो लिखित संविधान क्या होता है यहाँ पर कि जो लिखा गया है, ठीक है। तो अलिखित, जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं लिखित संविधान कौन देशों का है, तो लिखित जैसे भारत का हो गया आपका, कॉमा आपका अमेरिका का है, ठीक है। इनका कैसा संविधान, इन जो देश हैं इनका कैसा कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। अलिखित की बात करें तो ब्रिटेन का। अब ऐसा नहीं कि लिखा ही नहीं गया है, ऐसा नहीं है कि आप ये समझे कि आप यहां पर हम कह रहे हैं कि लिखा ही नहीं गया, लिखा गया, बट क्या उसको अभी तक पूरी तरीके से एक सूचीबद्ध नहीं किया गया है कि कभी भी उसमें चेंज कर सकते हैं, एक नया कानून बन सकता है वहां पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है? संसदीय सर्वोच्चता है ब्रिटेन में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भारत का संविधान कैसा संविधान है? सबसे बड़ा और लिखित संविधान है भारत का, ठीक है। उसके अलावा विभिन्न स्रोतों से यहां पर क्या है? यहां पर इसको लिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? विभिन्न स्रोतों से
क्या है, विहित है भारतीय संविधान, ठीक है। यानी कि भारत का संविधान बनाने के लिए कई देशों के संविधान को पढ़ा गया पहले, ठीक है। और इसमें अधिकतर जो स्रोत हैं आपका, इसमें अधिकांश हम बात करें इसके तहत तो 1935 के अधिनियम से ही इसको उठाया गया अधिकतर, ठीक है। बाकी 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। कितने देशों के? 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उसके बाद भारतीय संविधान को बनाया गया, ठीक है। पहला चीज था कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से विहित है, यानी कि कई देशों के का संविधान पढ़ा है और उनको अपने देश के हिसाब से ढाल लिया गया। और लगभग 75% जो संविधान है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। इसमें एक चीज आती है आपका कि जो भारतीय संविधान है, नम्यता और अनम्यता का यहां पर समन्वय है। कैसा है? नम्यता और अनम्यता का समन्वय यहां पर किया गया। क्या किया गया है? समन्वय किया गया है। अब नम्यता और अनम्यता क्या है, ठीक है। तो कठोर व अनम्य संविधान हम उसको मानते हैं जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। क्या हो? संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, ठीक है। इसे हम अनम्यता कह सकते हैं, कठोर कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको कठोर। यहां पर यदि आपको संशोधन करना है तो एक विशेष प्रक्रिया की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। दूसरा, अब इसी का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अमेरिकी संविधान क्या है? कठोर संविधान है, एकदम से वहां पर आप कोई भी उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब लचीला, ये जो नम्यता है इसको हम लचीला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लचीला, ठीक है। अब लचीले में क्या होता है, या नम्य संविधान वह होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी आम कानून के निर्माण की, ठीक है। किसे कह सकते हैं हम लचीला और नम्य संविधान? जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानून के निर्माण की हो, ठीक है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, ये क्या है? नम्य संविधान है। लेकिन भारत में क्या है? नम्यता का और अनम्यता का, यानी कि लचीलेपन का और कठोरपन का क्या है? समन्वय किया गया है, मिला जुला रूप है भारत में, ठीक है। न तो लचीला ही है और न कठोर है, दोनों का मिला जुला रूप है। यानी कि कुछ आपको संशोधन करना है तो वहां पर आम कानून की तरह क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, और कहीं पर कुछ विशेष प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ सकती है, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से संशोधन होता है संविधान में, क्या प्रावधान है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें यह था आपका। अगले की बात करें इसमें अगला पॉइंट अगर हम देखें भारतीय संविधान के अंदर, तो यहां पर एक चीज और है आपका कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, ठीक है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। क्या है? संघीय व्यवस्था है। अब ये क्या चीज है? तो जो भारतीय संविधान है एक संघीय सरकार की स्थापना की बात करता है। क्या करता है? संघीय सरकार की स्थापना की बात करता है। कौन? भारतीय संविधान, ठीक है। अब इसमें क्या है? संघ के सभी लक्षण विद्यमान है। किसमें? संविधान में, ठीक है। संघ के सभी लक्षण इसमें विद्यमान है, ठीक है। यानी कि जैसे दो सरकार, ठीक है, जैसे दो सरकार, ठीक है, और शक्तियों का विभाजन। क्या है? शक्तियों का विभाजन किया गया यहां पर, ठीक है। तो संघ के इसमें हर एक लक्षण विद्यमान है भारतीय संविधान में, और संघीय सरकार की स्थापना की बात करता है, ठीक है। और जो आपका अनुच्छेद 1 है भारतीय संविधान का, जो आपका अनुच्छेद 1 है, ठीक है, तो ये क्या करता है? भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में करता है। भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में करता है, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? जो भारत के, जो क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है,
ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि संघ का मतलब क्या है यहां पर कि कोई समझौता या निष्कर्ष नहीं है राज्यों का और केंद्र के बीच में। राज्यों का संघ होने मतलब क्या है कि जो भारतीय संघ है और जो राज्य है उनके बीच किसी भी समझौते का या निष्कर्ष नहीं है। दूसरा चीज, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है यहां पर, ठीक है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसको भी अभी हम लोग डिटेल से देखेंगे इस चीज को, ठीक है, किस प्रकार से यहां पर व्यवस्था की जाती है। अगला इसमें एक पॉइंट आपका और आता है, सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप, अब ये क्या चीज है इसको हम लोग देखेंगे। अब भारत ने क्या काम किया कि अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है, ठीक है। तो भारत ने क्या काम किया है, ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है, यानी कि जो अमेरिका का अध्यक्षात्मक ठीक है, जो प्रणाली है अमेरिका की, इसको नहीं अपनाया है। किसको अपनाया है, ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को भारत ने यहां पर अपनाया है, ठीक है। अब ये जो संसदीय व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि जो विधायिका और कार्यपालिका के जो मध्य क्या है, समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था इसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या है, समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर यह संसदीय तंत्र भारत में आधारित है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन एक सिद्धांत के रूप में होता है यहां पर, ठीक है। अब इसी संसदीय प्रणाली की हम अगर बात करें, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, जो आपकी ये संसदीय प्रणाली है, इसको हम क्या कह सकते हैं, वेस्टमिंस्टर रूप, ठीक है, वेस्ट मिंस्टर रूप। दूसरा, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार। तीसरा, मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, ठीक है। तो इन तीन नामों से इसको जानते हैं हम संसदीय प्रणाली को, वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार। अगला पॉइंट क्या, एक विशेषता क्या बात की भारतीय संविधान की, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में। कैसी न्यायपालिका है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है। कैसी, एकीकृत है, स्वतंत्र है, ठीक है, कौन, न्यायपालिका, ठीक है। तो एकीकृत है यानी कि एक ही है, पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, और उसके नीचे अन्य न्यायालय हैं, ठीक है। राज्य स्तर पर राज्य न्यायालय हैं आपके, और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय, जैसे जिला अदालत या निचली अदालतें, ठीक है, उस नाम से इसको हम जान सकते हैं, ठीक है। और जो आपके न्यायालय हैं, ठीक है, इसका क्या काम है, केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करना है, ठीक है। तो दूसरा काम इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा क्या करता है, संविधान का संरक्षक है आपका, ठीक है। कौन, जो सर्वोच्च न्यायालय है आपका क्या है, आपका भारतीय संविधान का रक्षक है। कौन, सर्वोच्च न्यायालय। साथ साथ मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है और गारंटी देता है मौलिक अधिकार की। कौन देता है आपको, सर्वोच्च न्यायालय देता है, ठीक है। अभी इसको देखेंगे हम लोग कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके साथ साथ आपको क्या क्या यहां पर मिला हुआ है, ठीक है। तो भारतीय संविधान ने भारतीयों को क्या दे रखे हैं, मौलिक अधिकार दे रखे हैं। क्या दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है। अभी क्या है, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कितने मौलिक अधिकार है भारतीयों के पास, 6
मौलिक अधिकार हैं, जिनमें समानता का अधिकार है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भारतीय संविधान ने भारतीयों को दे रखा है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, एक ये है आपके लिए कि यहां इनमें क्या कहा गया है कि राज्य व्यक्ति के लिए ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे आपका कॉमन सिविल कोड है कि राज्य यह व्यवस्था करेगा कि संपूर्ण देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगा। ये नहीं कहा गया कि उसे करना ही है, ये अंतर है इसमें। मौलिक अधिकारों तो करना ही करना पड़ेगा, ये कि उसका अधिकार है आपका। ठीक है, उसकी गारंटी कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन डीपीएसपी यानी कि राज्य के जो नीति से तत्व हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं देता है न्यायालय। ठीक है, उसके बाद नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ और डीपीएसपी के साथ साथ क्या है, नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। क्या किए गए हैं? कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं कि साहब आपके तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए, आप क्या करेंगे भारत के लिए, अपने देश के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें भी इसको बताया गया है मूल कर्तव्यों में। ठीक है, आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, उसके बाद एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है संविधान। क्या करता है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। ठीक है, एक धर्म निरपेक्ष राज्य की बात करता है, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को वो समान रूप से देखेगा। ठीक है, यानी किसी के लिए कम ज्यादा का व्यवहार राज्य नहीं करेगा। ठीक है, क्या मतलब हो गया कि भारत किसी भी धर्म को, भारत के धर्म के पर कोई मान्यता नहीं देता। ठीक है, भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, कि धर्म विशेष को भारत में कोई मान्यता हो, ऐसी कोई मान्यता भारत के अंदर नहीं है। ठीक है, और यह भी पता है आपको कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें अमेंडमेंट द्वारा इसको जोड़ा गया था। उसके बाद भारत में और क्या आपके लिए? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीयों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार भी दिया गया है, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष है। ठीक है, हर व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर बिना भेदभाव क्या है, मतदान करने का अधिकार है। तो यही क्या है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। ठीक है, पहले ये 21 वर्ष था, बाद में इसको 1989 में हटा दिया गया। कितना कर दिया? 18 कर दिया गया। 1989 में 61वें अमेंडमेंट के द्वारा इसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, इनको भी हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान भारतीयों को एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी कि यहां पर भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। कि ऐसा नहीं कि पहले आप भारत की नागरिकता लें, उसको तो अपने राज्य की नागरिकता लें। ठीक है, आप ये नहीं कहते कि साहब मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, या फिर आप उत्तराखंड के नागरिक हैं, या बिहार के नागरिक, आप ऐसा नहीं बोलते हैं। कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन हम क्या है? उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या बिहार के निवासी हैं। तो इसी यही क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान करता है कौन? भारतीय संविधान। लेकिन अमेरिका में क्या है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति के पास देश की तो है ही है, बल्कि जिस राज्य में रह रहा है उसकी भी नागरिकता, यानी कि दो समूह का, यानी कि उसको दोहरा अधिकार मिल रहा है। वहां पर राज्य से अलग मिल रहा है और केंद्र से अलग मिल रहा है। ठीक है, तो यह हो गया आपका एकल नागरिकता का अधिकार। फिर कुछ स्वतंत्र निकाय हैं भारत में। कुछ क्या है? स्वतंत्र निकाय हैं भारत के अंदर। ठीक है, जैसे आपका विधानसभाएं हैं। ठीक है, तो यानी कि जो संसद है, राज्य विधानसभाएं हैं, भारत के राष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराने का काम किसका है? निर्वाचन आयोग का। किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से एक स्वतंत्र निकाय है, इसका काम है। ठीक है, इसी तरह से सीएजी है आपके यहां, महालेखा नियंत्रक परीक्षक है। ठीक है, यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग। ये क्या है? एक स्वतंत्र निकाय है। इसी के लिए स्टेट, ठीक है,
पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी। ठीक है, राज्यों के लिए भी क्या है, स्वतंत्र निकाय है। तो ये क्या है, स्वतंत्र निकाय है, यानी कि जो विधायिका, कार्यपालिका व सरकार है, न्यायिक अंग ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि कुछ निकाय भी हैं जो कुछ स्वतंत्र हैं। अब भैया चुनाव कराना था काम किसका है, निर्वाचन कमीशन का काम है कि साहब चुनाव करे भारत में स्वतंत्र। ठीक है, सीएजी जनता के धन का रक्षक हो गया। ठीक है, कौन, सीएजी। ठीक है, अब जैसे यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं और जो उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाएं हैं उनके लिए भर्ती परीक्षा कराता है। ऐसी प्रकार जो है राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ आपके लिए यहां पर क्या है, आपातकालीन प्रावधान भी दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान ने देश के लिए क्या है, कुछ आपातकालीन प्रावधान भी किए प्रावधान भी किए गए हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आपात हो गया आपके यहां, ठीक है, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इस तरह से कुछ क्या है आपातकाल है। अगला त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। ठीक है, क्या है, मूल संविधान में केवल 2 स्तरीय सरकार थी, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। बाद में 73 और 74वें अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, यहां पर 3 स्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई भारत के अंदर। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की सरकार की व्यवस्था की गई। अब इसको लोग देखते हैं कि इसको हम लोगों ने किस प्रकार से हम लोगों ने इसको डिटेल्स में पढ़ना है, जिस पर हम लोगों ने चर्चा करनी है। यही पॉइंट है जिन पर हमें चर्चा करनी है। इनसे कभी कभार क्या है, कुछ क्वेश्चन इसमें पेपरों बन जाते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट था इसमें, भारत का संविधान क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, पहली बात हमें यहां पर देखनी है कि जो संविधान है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक लिखित, एक अलिखित। ठीक है, दूसरा अलिखित। ठीक है, अब लिखित किसका है, लिखित है आपका, जैसे अमेरिकी संविधान हो गया, किसका हो गया, अमेरिकी हो गया, और भारतीय संविधान, ये कैसे लिखित हैं। अलिखित किसका है, ब्रिटेन का, किसका है, ब्रिटेन का संविधान है। तो इस तरह से हमने इसको बांट दिया। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जो मूल संविधान था उसमें आपके 395 अनुच्छेद थे, उसमें क्या थे, 395 क्या थे, अनुच्छेद थे आपके, 8 अनुसूचियां थी उसमें, क्या थी, 8 अनुसूचियां थी उसमें। ठीक है, अब वर्तमान में काफी कुछ बढ़ गया है, इसमें 12 अनुसूचियां हैं आपके पास यहां पर। ठीक है, अब एक व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका नाम है आइवर जेनिंग्स। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स, इनका आप स्टेटमेंट याद रखिएगा, कई बार पेपर में इनके बारे में पूछ देता है। ठीक है, कौन, आइवर जेनिंग्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा व लंबा संविधान कहा है। ठीक है, क्या कहा है, विश्व का सबसे बड़ा व लंबा संविधान कहा है। किसने कहा है भारतीय संविधान को, सर आइवर जेनिंग्स। ठीक है, पूरा नाम है सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा व लंबा संविधान कहा है। ठीक है, तो भारत का संविधान किस प्रकार का है, सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का। ठीक है, अगला पॉइंट, विभिन्न स्रोतों से विहित। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या है कि भारत का संविधान, इसमें अपने अधिकतर जो उपबंध हैं कई देशों के संविधान को पढ़ा, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंध से इसने उठा रखे हैं। ठीक है, लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा, क्या किया, संविधान पढ़ा। ठीक है, बाकी का 1935 के
अधिनियम से यहां पर उठाया गया है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 60 देशों से अधिक देशों का संविधान पढ़ा गया इसी और 1935 के अधिनियम से हमने उपबंध यहां पर उठा रखे हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैं आपके, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान है इसका जो निर्माण हुआ है विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। क्या किया गया है? विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका? डॉक्टर बी आर अंबेडकर महोदय का है कि वो कहते हैं कि जो भारत का संविधान का निर्माण हुआ है वह विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। ठीक है, बाकी का जो अधिकांश हिस्सा भारतीय संविधान में है वो 1935 के उपबंध से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला आपका इसमें नम्यता और अनम्यता का इसमें क्या है? मिश्रण है। ठीक है, नम्यता और अनम्यता क्या है? इसमें समन्वय किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भारतीय संविधान है नम्यता एवं अनम्यता क्या है? समन्वय है इसमें। ठीक है, तो संविधान को नम्यता और अनम्यता के आधार पर बांटा जाता है किसी भी देश के संविधान को। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं अनम्य या फिर कठोर संविधान क्या होता है। ठीक है, तो अब अनम्य और कठोर क्या है कि जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। क्या हो? संशोधन करने के लिए क्या हो? विशेष प्रावधान की यहां पर कौन सी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये होता है आपका अनम्य और कठोर संविधान। इसका एग्जांपल अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान कैसा है? अनम्य है, कठोर है। दूसरे की हम बात करें कि लचीला क्या होता है। ठीक है, यानी कि अनम्य और लचीला। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है इसमें कि संशोधन की प्रक्रिया तो वही होगी जो किसी आम कानून के निर्माण की होती है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का, यानी कि आसानी से वहां पर क्या होता है, सॉरी इसमें गलत लिखा गया आपका, ये आपका यहां पर ये आपका है यहां पर नम्य। ठीक है, नम्य या लचीला संविधान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई आम कानून का निर्माण होता है वैसे ही इसमें क्या हो जाता है? संशोधन हो जाता है आराम से। इस प्रकार का संविधान किसका है? ब्रिटेन का। लेकिन भारत में क्या है कि लचीलापन भी है और कठोरपन भी, दोनों के हमने उसको लिया है, उसका यानी कि समन्वय किया गया है। न तो लचीला ही है न ही कठोर है। ठीक है, जो भारत का संविधान क्या है? न तो लचीला है और न ही क्या है? कठोर है आपका, नहीं क्या है? कठोर है। दोनों का समन्वय इसमें लिया गया है। ठीक है, अब जैसे कुछ संशोधन की हम लोग बात करते हैं इसमें, किस प्रकार संशोधन इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 है। यहां पर दो तरह के संशोधन का प्रावधान किया गया। कितने तरह के? दो तरह के।
दो तरह के संशोधन की बात करता है यहां पर। कौन? भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, पहला क्या होता है कि संसद ने विशेष बहुमत से इनको संशोधित किया जाता है। पहले में तो किससे? विशेष बहुमत चाहिए यहां पर आपको। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल कहें विशेष बहुमत क्या होता है, यानी कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में जो भाग लेंगे उनका 2/3। कितना? 2/3। ठीक है, कितना चाहिए हमको? लगभग 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, और जो लगभग कितना हो? 50% से अधिक हो दोनों सदनों में। क्या हो? 50% से अधिक का होना चाहिए। ठीक है, दोनों सदनों में, प्रत्येक सदन में जो कुल सदस्य होंगे उनका 50% से अधिक होना चाहिए, तो कुल मिलाकर 2/3 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और कुछ में दूसरा इसमें क्या चीज है, तो कुछ प्रावधान है उनमें विशेष बहुमत तो चाहिए आपको। क्या चाहिए? विशेष बहुमत तो चाहिए साथ में, और आधे राज्य से अधिक, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए होता है यहां पर करने के लिए इसमें संशोधन। ठीक है, ये को ध्यान रखना है। तो 368 में केवल दो तरह के संशोधनों के बारे में बताया गया है। एक विशेष बहुमत, ठीक है, कौन सा? विशेष बहुमत। ठीक है, यानी कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य होंगे उनका 2/3 बहुमत, और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत का लगभग 50% से अधिक होना चाहिए। दूसरा, विशेष बहुमत भी होना चाहिए, साथ में आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये इसमें अलग है आपका, इसके साथ में एक अलग से आता है कि एक सामान्य बहुमत से ही हम लोग क्या कर लेते हैं? संशोधित कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक और आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आम संशोधन। क्या बोलते हैं? आम संशोधन। ठीक है, ये 368 के तहत नहीं आता है। ठीक है, क्या होता है? 368 में से गिनती नहीं होती है। एक आम बहुमत है कि नॉर्मली इसको क्या कर लेते हैं? संशोधित कर लेते हैं, कुछ प्रावधान जो होंगे। ठीक है, कुछ प्रावधानों को तो विशेष बहुमत चाहिए, और कुछ के लिए आधे से अधिक राज्य भी होने चाहिए और विशेष बहुमत भी होने चाहिए, और कुछ को करने के लिए नॉर्मली एक आम संशोधन हो जाता है। यहाँ पर एक आम विधायी प्रक्रिया चाहिए होती है और उसको पारित कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है आपका एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, अब क्या है, जो भारतीय संविधान एक संघीय सरकार की स्थापना की बात करता है। किसकी बात करता है? संघीय सरकार की स्थापना की बात करता है। ठीक है, अब जो संघ है आपका, इसमें सभी लक्षण मौजूद हैं। किस चीज के? कि दो सरकार की बात है यहां पर, और शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, क्या क्या है यहां पर? दो सरकारों की बात की गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये दोनों लक्षण क्या है? आपकी संघीय सरकार में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला इसी में क्या है कि जो राज्य हैं वो क्या है किसी भी कोई समझौता, कोई निष्कर्ष ऐसा नहीं है कि हाँ आपने समझौता किया। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। क्या है, जो राज्य है इनको किसी भी हालत में क्या है, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कि जो आपका अनुच्छेद 1 है, कौन सा, क्या कहता है? भारत क्या है? राज्यों के संघ है। क्या है भारत? भारत क्या आपका? भारत क्या है आपका? राज्यों का संघ है। ठीक है, तो जो एक है वो भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। यानी कि अगर हम बात करें इसी की, पहला पॉइंट इसमें क्या है कि जो भारतीय संघ है, कौन? भारतीय
संघ है प्लस जो राज्य हैं, ठीक है, इनके बीच कोई भी समझौता नहीं हो रखा है। क्या नहीं हो रखा है? कोई भी समझौता नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है? कोई भी समझौता नहीं है इनके बीच आपस में, ठीक है। और किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है, अलग होने का अधिकार नहीं है यहां पर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ क्या संघीय व्यवस्था भारत के अंदर, ठीक है, यानी कि संघ की ओर तो झुकाव है ही है, लेकिन साथ साथ में क्या है कि उसमें एक संघीय सरकार का लक्षण भी है इसमें, यानी कि दो सरकारों की बात है यहां पर, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार, और शक्तियों का विभाजन किया गया, जैसे आपका राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में, ठीक है। और जो अनुच्छेद 1 है वो भारत का, जो भारत क्या है, भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। जो कहता है कि भारतीय जो संघ है और राज्य हैं, ठीक है, इनके बीच कोई भी समझौता नहीं हो रखा है, कि ऐसा नहीं कि समझौता करा और तब आप संघ में शामिल हुए और कल को आप समझौता तोड़ दें और अलग हो जाएं, ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं है। ये संघ क्या है, यहां किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, किससे? संघ से, ठीक है। इतना लोग समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, इसमें अगली विशेषता क्या होती है संविधान की आपके। अगला है सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। अब क्या है, अमेरिका में क्या है आपका अध्यक्षात्मक प्रणाली है, ठीक है, यानी कि वहां पर जो देश का शासन प्रशासन है वो कौन चाहता है? अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति। ब्रिटेन में क्या है आपका संसदीय प्रणाली है। क्या है? संसदीय प्रणाली है। तो भारत ने इसी संसदीय प्रणाली को क्या है अपनाया है। किसको अपनाया है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, ठीक है। अब ये जो संसदीय प्रणाली होती है इसमें क्या होता है आपका, जो विधायिका और कार्यपालिका होगी, कौन कौन? विधायिका प्लस जो कार्यपालिका होगी, ठीक है, इनके मध्य क्या है? समन्वय सहयोग होगा, ठीक है। क्या होगा? समन्वय होगा और सहयोग होगा, ठीक है। ये होती है आपकी संसदीय प्रणाली, ठीक है। अब अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन होता है। यहां पर क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है यहां पर, ठीक है। लेकिन ऐसा, जबकि संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, उनके बीच एक समन्वय होगा, सहयोग होगा। लेकिन जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होगी वहां पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा देखते हैं आगे को। इसमें एक दो पॉइंट आपके और हैं इसमें यहां पर, ठीक है। अब जो संसदीय प्रणाली है आपकी, कौन सी? जो संसदीय प्रणाली है इसको वेस्ट मिस्टर रूप, ठीक है, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार। कौन सी? मंत्रीय मंडलीय सरकार के नाम से संसदीय प्रणाली को जानते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। वेस्ट मिस्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। जो संसदीय प्रणाली है या संसदीय जो व्यवस्था है इसको हम वेस्ट मिस्टर प्रणाली, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से इनको जानते हैं। अगला पॉइंट इसमें एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका।
एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। यहां पर क्या है, जो संविधान है भारत का, वो जो न्यायपालिका है एकल न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, ठीक है। और एकल तो है लेकिन साथ साथ में क्या है, स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्र है आपका, ठीक है। यानी कि जो न्यायपालिका है आपकी, कौन, न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत है प्लस स्वतंत्र है, ठीक है। यहां पर कोई भी केंद्र का या राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है आपकी कौन, न्यायपालिका, ठीक है। तो हम अगर हम बात करें इस तरीके से, तो सबसे ऊपर कौन है यहां पर, इसको हम ऐसे देखते हैं कि पिरामिडीय रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ऊपर यहां पर कौन बैठा हुआ, आपका सर्वोच्च न्यायालय बैठा है, ठीक है। ये क्या है, एकीकृत है, स्वतंत्र है, कि लास्ट जो अपील आप कर सकते हैं वो यहां पर कर सकते हैं, उसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं, यहीं से आपको सर्वोच्च न्याय मिल सकता है। यदि आप जो जिला अदालत है उससे आप क्या है, जो निचली अदालत है उनसे आप उनके न्याय से आपको सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से आप सहमत नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय से आपको सहमत होना पड़ेगा। इससे ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है, सबसे सर्वोच्च कौन है, यही है। उसके बाद राज्य स्तर पर कौन है, यहां पर आपका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है। कौन है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है। ये सर्वोच्च, कई बार आप इसे ध्यान रखिएगा, इसको उच्चतम भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ही बोलते हैं, और जो हाई कोर्ट है उनको उच्च न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। और उनके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, किनके नीचे, उच्च न्यायालयों के नीचे क्या बोलते हैं उनको, अधीनस्थ न्यायालय के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, जिनमें जिला अदालतें होती हैं और निचली अदालतें यहां पर होती हैं, ठीक है। ये जो पूरा तंत्र है न्यायालय, जो न्यायालय का जो पूरा कोर्ट्स का जो पूरा एक आपका ये आप देख रहे तंत्र है, इसका काम क्या है कि जो केंद्रीय कानून है और राज्य कानून है उनको लागू करने का काम करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। जो आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो एससी है, ये सर्वोच्च न्यायालय एक क्या काम करता है संविधान का संरक्षक है, कौन, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, संविधान का संरक्षक है, ठीक है। और क्या करता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मौलिक अधिकार हैं, इनकी रक्षा की गारंटी देता है। क्या करता है, इनकी रक्षा की गारंटी देता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। संविधान का संरक्षक है, साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा की गारंटी भी देता है, ठीक है, कौन, सर्वोच्च न्यायालय। अब देख लेते हैं कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कुल कितने हैं, 6। पहला आपका इसमें है समानता का अधिकार, आपका कौन सा, समानता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यह आपका 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध क्या है, अधिकार, ठीक है, यह आपका 23 से लेकर 24 तक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चौथे की बात करें यहां पर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यह आपका 25 से 28 है। पांचवा आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, किसका, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, यह आपका 29 से 30 तक है। और लास्ट छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, यह आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और अगर आपके मौलिक अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है, क्या होता है, हनन हो,
आप लोग क्या कर सकते हैं, यदि आपके मौलिक अधिकारों का, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन होता है तो आप सीधे कहां जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इनका भी एक दायरा है जो मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अपरिवर्तनीय है, ऐसा नहीं है, अपरिवर्तनीय भी नहीं है, इनको संसद समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, कि ध्यान रखिएगा आप, अपरिवर्तनीय क्या है, नहीं है, कौन, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, संसद इनको समाप्त भी कर सकती, कुछ दायरों में आते हैं, ऐसा नहीं सब समाप्त कर देगी, कुछ का क्या है, कुछ को सीमित कर सकती है सरकार, कम कर सकती है। ठीक है, दायरा है इनका, ये नहीं कि आप कुछ भी कर लें, आपको अगर अधिकार मिल गया तो ये यहां पर अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, किसकी, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बी आर अंबेडकर ने क्या कहा है, क्या कहा है इनको, बी आर अंबेडकर ने क्या कहा कि ये ऐसे सिद्धांत हैं कि इनको क्या कहा, एक अनूठी विशेषताएं कहा, क्या कहा, ये भारतीय संविधान की क्या है, एक अनूठी विशेषता है, कौन, डीपीएसपी। ठीक है, तो बी आर अंबेडकर ने क्या कहा इनके बारे में कि क्या है, एक संविधान की अनोखी व्यवस्था है। किसके बारे में कहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक अनूठी विशेषता है भारतीय संविधान की। ठीक है, तो भाग 4 में ये आपके उल्लेखित हैं संविधान के, किसमें, भाग 4 में उल्लेखित हैं आपके, और 36 से लेकर 51 तक ये आपके हैं आपके। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है भारत में, क्यों इनको लेके आया गया। ठीक है, क्या इनका उद्देश्य रहा, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या काम है इनका उद्देश्य, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की जाती है इसके द्वारा। ठीक है, लेकिन इनको आप मौलिक अधिकारों की तरह कानून के रूप में लागू नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि कानूनी रूप से इनको लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या नहीं किया सकता, कानूनी रूप से इनको लागू नहीं किया जा सकता, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है, राज्य चाहेगा तो इनको लागू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य चाहे तो इनको लागू करे, नहीं तो ना करे। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा चीज का। ठीक है, कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अपरिवर्तनीय है, इनको न्यायालय में आप ले जाकर नहीं जा सकते कि हमारा के साथ डीपीएसपी का हनन हो गया, तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगला इसके बाद आपका आता है मौलिक कर्तव्य। किसका आती है, मौलिक कर्तव्य की बात आती है। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब सरकार ने यानी कि संविधान ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन कुछ कर्तव्य बताए कि आप पे कर्तव्य कुछ होने चाहिए। ठीक है, बट इनका उल्लेख नहीं था संविधान में। ठीक है, बाद में एक समिति बनती है, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, मूल संविधान में आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, तो इनके लिए बनाई जाती है स्वर्ण सिंह समिति। उसकी सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको शामिल कर लिया गया। ठीक है, कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको शामिल कर लिया गया। ठीक है, पहले ये 10 थे, बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, एक और जोड़ लिया गया। अब कितने हो गए इसमें, 11 हो गए।
ठीक है। तो 11 में क्या था कि शिक्षा का कर्तव्य था, यानी कि जो प्रत्येक अभिभावक है वो अपने जो पाल्य है बच्चा है उसको क्या करेगा, 14 वर्ष तक क्या करेगा, उसको विद्यालय भेजेगा। ठीक है, ये अधिकार था वहां पर। ठीक है, तो ये संविधान के भाग 4A में है। भाग 4 के आप कॉल कर लीजिए, इसको ए लिख लीजिएगा। और अनुच्छेद कौन सा इसका, आपका आर्टिकल इसका 51 का ए। ठीक है, पर 51 का क, यहां पर इसको रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, अगला पॉइंट, जो भारत का संविधान है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। कौन? संविधान। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। ठीक है, यानी कि भारत का संविधान है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, क्या है, कोई धर्म नहीं है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है, सबको समान समानता है, यानी किसी के लिए कम ज्यादा यहां पर नहीं है। ठीक है, इस बातों को समझना है कि धर्मनिरपेक्ष क्या मतलब क्या है, कि भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है जिसको उसने क्या करी हो, मान्यता दी हो। ठीक है, इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसको भी 1976 में 42वें अमेंडमेंट द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा, कब जोड़ा गया, 1976 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं आपकी सार्वभौम वयस्क मताधिकार की। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करते हैं यहां पर। ठीक है, यानी कि जिसकी आयु, किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष है। ठीक है, पूरी 18 वर्ष क्या पूरी है। ठीक है, तो उसको क्या है, मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, क्या करने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है हाथ में। ठीक है, यही क्या है, सार्वभौम मताधिकार, यानी कि जिसकी उम्र 18 है तो उसको धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा आदि के आधार पर बिना भेदभाव करने के क्या है, मत देने का अधिकार है। ठीक है, उसको मतदान देने से आप नहीं हो सकते कि साहब वो इस धर्म का, इस जाति का है कर। ठीक है, तो 1989 में क्या किया गया, यहां पर 61वां अमेंडमेंट किया गया। कौन सा, 61वां अमेंडमेंट किया गया। और ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट था आपका ये 1988 में होता है, और करेंगे कब, 1989 में 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई उम्र किसकी, मतदान करने की। ठीक है, 1988 में 61वां अमेंडमेंट आता है और 1989 में इसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, अगला जो भारतीय संविधान है आपका, भारतीयों के लिए एकल नागरिकता की बात करता है। क्या करता है, एकल नागरिकता की बात करता है। ठीक है, यानी कि भारतीयों के पास क्या, एकल नागरिकता है, किसकी, देश की नागरिकता है उसके पास। ठीक है, राज्य की नहीं है, किसकी, राज्य की नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, ना कि ये कहेंगे आप सब आप केरल के नागरिक हैं या उत्तराखंड के नागरिक हैं या उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, हरियाणा के निवासी हैं। ठीक है, यह है आपकी एकल नागरिकता। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है अमेरिका में वहां पर। ठीक है, एक राज्य की और एक केंद्र की। ठीक है, अगला पॉइंट, स्वतंत्र निकाय है। यहां पर क्या है, स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे आपके निर्वाचन आयोग है, सीएजी है, यूपीएससी है, एसपीएससी है यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है ये आपका संसद हो गया, राज्य विधानसभाओं में, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के चुनाव का क्या करता है, काम करता है, एक स्वतंत्र रूप में करता है। सीएजी का क्या काम है आपका,
सरकार ने क्या खर्च किया उसकी वैधानिकता है कि नहीं है, उचित खर्च किया नहीं किया, उस पर टिप्पणी करता है कौन, सीएजी। यानी कि जनता के धन का क्या है, ये रक्षक है। कौन भैया, सीएजी। ठीक है, जनता के धन का रक्षक है कौन, सीएजी। ठीक है, अब यूपीएससी क्या करता है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके लिए क्या करता है, पेपर कराता है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं उनका राज्य लोक सेवा आयोग कराता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने कुछ आपातकालीन प्रावधान भी किए हैं। ठीक है, कि कोई आपातकालीन स्थिति हो तो उसको हम कैसे निपटेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो राष्ट्रपति है उसके लिए क्या काम किया गया, यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, कि जिससे क्या हो, ये आपातकालीन प्रावधान क्यों किए गए, जो देश है इसकी समप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए क्या काम किया गया है, आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें आपका 352, 356 और 360 ये 3 आपके आर्टिकल हैं। ये आपका, ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, और ये आपका राज्य आपातकाल, और ये आपका वित्त आपातकाल। ठीक है, तो इस पर 3 आपातकाल की व्यवस्था की गई है भारत के अंदर। ठीक है, तो आपातकाल में होता क्या है कि देश की जो पूरी सत्ता है वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। ठीक है, यानी कि संविधान में संशोधन किए बगैर ही देश का जो ढांचा है संघीय से एकात्मक हो जाता है, यानी कि एक तरफ पूरा झुक जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे त्रिस्तरीय सरकार की। किसकी, त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है, अब मूल संविधान में 2 ही सरकार की बात थी। ठीक है, 1992 में क्या होता है, एक 73वां एक 74वां संविधान संशोधन किया जाता है। इसके माध्यम से, ठीक है, एक 3 स्तरीय सरकार की बात की जाती है, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। भारत में क्या है कि त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से संविधान में एक नवा भाग जोड़ा गया। ठीक है, और एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी, अनुसूची 11 जोड़ी गई। ठीक है, 73 के द्वारा। दूसरा 74 के द्वारा भाग 9A जोड़ा गया, और अनुसूची कौन जोड़ी गई, 12। ठीक है, यह आपका पंचायतों के लिए है, आपका कौन सी, नवी अनुसूची, और 9A आपकी नगर पालिका यहां पर। ठीक है, कौन सी, नगर पालिका की बात करता है कौन, 9A अनुसूची 12। ठीक है, यानी कि इस प्रकार पंचायतों को और जो नगर पालिका है उनको यहां पर एक संवैधानिक मान्यता पर प्रदान की जाती है। तो विशेषताएं थी कुछ ही। ठीक है, यानी कि त्रिस्तरीय सरकार की यहां व्यवस्था की गई है। किसकी, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। आपातकालीन प्रावधान है भारतीय संविधान में। स्वतंत्र निकायों की बात की गई है। एकल नागरिकता भारत में है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। यहां पर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य हैं व्यक्ति के लिए। ठीक है, डीपीएसपी है यहां पर। ठीक है, कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। ठीक है, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन देता है, सर्वोच्च न्यायालय देता है। ठीक है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है यहां पर, और संसदीय प्रणाली है यहां पर, जिसको हम वेस्टमिंस्टर रूप उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के रूप में जानते हैं। ठीक है, और सरकार का संसदीय रूप है ये। उसके अलावा एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ यहां पर संघीय व्यवस्था भी है। एकात्मकता की ओर झुकाव कब होता है, जब आपातकाल लग जाता है। वैसे कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था भारत के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए काफी है। और अगर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक और शेयर हमको क्या करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, बाकी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप टेलीग्राम का जो लिंक होगा उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग हमको फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं gksarkari.com करके। चलिए फिर आज के लिए काफ़ी है आपका। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।